वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेस। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 का वन शॉर्ट वीडियो। इस वीडियो में टोटल चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें ताकि आपका टोटल का टोटल डाउट एक बार में क्लियर हो जाए। तो मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल से चालू करता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं और आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई लाइन है, तो आप इसको थोड़ा सा देखें। लिखा हुआ है, आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी, आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी। हर वो लंबी रातें जो तूने मेहनत करके बिताई है, वो तुझे कल जरूर उसका इनाम देगी। इसका कहने का अर्थ क्या है? आप जो रात भर मेहनत कर रहे हैं, एकदम अपनी नींद को हराम कर रहे हैं, तो उनके लिए आप चिंता मत कीजिए, उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि कर्म कीजिए, फल का चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप ईमानदारी पूर्वक से पढ़ाई इसी प्रकार से करते रहें ताकि आपका माता पिता और एक गुरुजन का नाम रोशन हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग पहले देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए दो पदार्थ है, आपस में मिला दिए, ठीक है, दो पदार्थ को आपस में मिला दिया, तीसरा एक पदार्थ बन जाए, तो समझ लेना कि क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, एक नया पदार्थ बन रहा है ना। इसीलिए देखिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। तो देखिए इसका क्या परिभाषा एक छोटा सा लाइन में लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर दो वर्ड सीखने को मिल रहा है यहाँ पर, अभिकारक और उत्पाद। आखिर अभिकारक और उत्पाद है क्या? तो देखिए, दो पदार्थ मिलकर एक तीसरा पदार्थ बन रहा है, तो जो दो पदार्थ जो मिला ना, वो अभिकारक है, और जो तीसरा पदार्थ जो बना ना, वो उत्पाद है। ठीक है, जैसे मोबाइल अगर बनता है तो बहुत छोटी 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 चीजों से मिलकर एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है लास्ट में, फाइनल, जिसको हम लोग मोबाइल कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, बस एक एग्जाम्पल आपसे लिए मैं। जैसे मान लो एक दूध है, ठीक है, दूध में लैक्टिक एसिड डाल दिया जाए, तो लैक्टिक एसिड और दूध जो आपस में मिलेगा तो दही का निर्माण हो जाता है, तो वहां केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे मान लो लोहा है, लोहा को अगर ऑक्सीजन से या चाहे नमी से अगर आपस में संपर्क लाते हैं तो क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, अर्थात वहां पर एक नया चीज बन जाता है, आयरन ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, जिससे वहां पर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन किसको? जो एक बार अगर वो प्रोडक्ट बन जाए तो वो प्रोडक्ट फिर दोबारा आपका रिएक्टेंट नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्लियर बात को? आगे समझिए। तो अभिकारक, अभिकारक किसको कहें? अभी जस्ट आपको बताया, जो पदार्थ किसी की अभिक्रिया में भाग ले, जो पदार्थ अगर अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अर्थात रिएक्टेंट कहते हैं। चलिए, उत्पाद क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, भाग लेने के बाद जो अभिक्रिया में जो भाग लिया, उसके बाद जो एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, एक जो नया वस्तु बना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा एक बात बताते हैं, एक पॉइंट ये भी है, अभिक्रिया संपन्न हुआ, ये चीज कैसे पहचानोगे कि अभिक्रिया हुआ या नहीं हुआ? उसके पहचानने का कई तरीका है। जैसे मान लिया जाए, अगर रंग में परिवर्तन हो जाए, ब्लैक और व्हाइट मिलाए कुछ अलग कलर बन जाए, या रेड या ब्लैक मिलाए कुछ अलग कलर बन जाए, वहां एक रंग में परिवर्तन हो रहा है ना। ठीक है, रंग में परिवर्तन अगर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए लोहा चमकता हुआ है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाता है, थोड़ा ब्राउन टाइप का हो जाता है, भूरा कलर का हो जाता है, तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, रंग में परिवर्तन होगा तो हम लोग बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अगर जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन देखिए नीला दिख रहा है, ठीक है, और ये जैसे ही अभिक्रिया करने के बाद देखिए थोड़ा सा ब्राउन टाइप का दिखने लगा, तो इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, रंग बदला, इसका मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया संपन्न हुआ। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, मान लीजिए कोई ठोस है लेकिन किसी से चीज से रिएक्शन किया, वो लिक्विड बन जाए या चाहे गैस बन जाए, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, वो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठोस से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा, टेम्परेचर में परिवर्तन, मान लीजिए एक वस्तु दूसरे वस्तु को आपस में मिलाए और गर्म हो जाए अपने आप, जैसे मान लीजिए चूना है, ये पानी है, चूना को पानी में मिलाते साथ क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने लगता है और हीट हो जाता है। तो जैसे हीट हुआ तो तापमान में परिवर्तन हुआ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुआ।
या मान लो गैस निकलने लगे, ठीक है, गैस का निष्कासन हो रहा है, चाहे उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, तो उससे भी हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया का यही पहचान है। इतना चीज अगर इनमें से कोई भी हो रहा है तो समझ लो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, और नहीं तो नहीं हुआ। जैसे कि मान लो यहाँ पर कुछ मिला है और इससे क्या निकलने लगा, गैस बाहर निकलने लगा, तो यहाँ तो मिला, तो इससे क्या हुआ, रासायनिक के अभिक्रिया हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन हुआ, तभी तो गैस निकल रहा है। बात को क्लियर, बात को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होता है कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो किसी चीज को हम लोग लिख कर यानी दर्शाते हैं कि कैसे दर्शाया जाएगा, उसको इक्वेशन कहते हैं। प्लस माइनस चिन्ह देकर अगर कि दर्शाओगे रासायनिक अभिक्रिया को तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। यहाँ लिख दे, छोटी मोटी बातें लिखे, ज्यादा नहीं। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक, या मान लो जैसे हाइड्रोजन लिए तो वहां हाइड्रोजन लिख दिया, एच लिख दिए, है ना, या सूत्र जैसे मान लो जल लिए तो H2O लिख दिए। इन सभी चीज का सहायता से अगर किसी चीज को दर्शाते हैं हम लोग तो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये अभी क्या लिए हम लोग, हाइड्रोजन लिए, और हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हिंदी में थोड़ी लिख रहे हैं कि हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, नहीं, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन लिख दिए। तो आपस में क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लस दे रहे हैं। प्लस का मतलब इन दोनों को जुड़ रहा है। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। प्लस करने के बाद एक नया चीज बन गया, एक नया बन गया जिसको हम लोग जल कहते हैं। लेकिन अब और से देखिए तो क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन दो गो है, ऑक्सीजन भी दो गो है, लेकिन यहाँ पर दो ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर एक ही है। तो वो ऊपर वाला जो है संतुलित नहीं है। क्या नहीं है, संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए क्या किया हमने कि यहाँ पर भी दो लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, दो लिख दिया, नीचे किया हमने, ठीक है। यहाँ दो लिखने के बाद क्या हो गया, दो इधर भी लिख दिए, तो आप आपस में देखिए दो दो ना चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन दो था, ऑक्सीजन दो यहाँ पे हो गया, तो ये संतुलित हो गया। तो हर एक इक्वेशन को संतुलित करके ही आपको दर्शाना होगा वहां पर। क्लियर बात को, इसी को संतुलित अभिक्रिया कहते हैं और इसी को असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण संतुलित करने का क्या क्या विधि है, तो विधि कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर थोड़ा एकदम नॉर्मल सी विधि है कि वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और उत्पादक दोनों के परमाणु संख्या आपस में बराबर होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर इधर जितना परमाणु है उतना ही परमाणु उधर है। यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना परमाणु, चार परमाणु, कितना है बोलो जल्दी से, चार परमाणु। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु दिख रहा है यहाँ पर, दो। इधर भी देखो उतना ही है, दो दूनी चार हाइड्रोजन है यहाँ पर और ऑक्सीजन भी दो है, तो संतुलित है, नहीं तो संतुलित नहीं होगी। तो यहाँ पर भी सेम बोला कि परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एकदम वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना, नहीं तो फिर ये आपके लिए सर का दर्द बन जाएगा, इसलिए ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, लोहा है, आयरन है और ये जल है। लेकिन बनने के बाद वहां देखिए कि लोहा का तीन परमाणु आ गया और ऑक्सीजन का चार परमाणु आ गया और हाइड्रोजन का दो परमाणु। तो क्या इतना ही उधर है अभिकारक में, नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे, आपस में यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको बराबर करने का कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पर तीन लिख दिया तो ताकि क्या हो जाएगा, तीन आयरन हो जाएगा, है ना। यहाँ चार लिख दिया तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो गया आपका चार दूना आठ हो गया और ऑक्सीजन चार हो गया, जो कि इधर टोटल का टोटल दिख रहा है। इसी को हम लोग संतुलित रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले सबसे जटिल अणु को क्या कर दो, संतुलित करो। जो अब सबसे कॉम्प्लेक्स अगर मॉलिक्यूल है पहले उसको संतुलित करना चाहिए। उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अंत में संतुलित करना, लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या करो, आप संतुलित करना। गुणांक लगाकर परमाणुओं की संख्या बराबर करें, अर्थात जैसे यहाँ पर Fe है, इसको तीन लिखना, तो नीचे तीन नहीं लिखेंगे, इसको तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर चार है तो चार से हमने मल्टीप्लाई किया, गुणांक लगा कर क्या है। और इसी चीज को यानी असंतुलित को संतुलित करने के लिए विधि को ही हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। क्या कहते हैं इसको, हीट एंड ट्रायल विधि। इस बात को ध्यान में रखिए, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है लेकिन संतुलित करना चाहते हैं तो इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया का कितना प्रकार होता है, कई प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारे प्रकार होते हैं और उन्हीं प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में यही पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए संयोजन
अभिक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्बाइनेशन रिएक्शन। छोटी छोटी भाषा में आपको समझा देंगे कि कॉम्बाइनेशन किसको कहते हैं। मान लीजिए ए है और बी है, आपस में जुट के एक नया प्रोडक्ट बन गया जिसको कहते हैं ए बी। ठीक है, तो वहां पर क्या कहला जाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहला जाएगा, अर्थात क्या कहला जाएगा, कॉम्बाइनेशन रिएक्शन कहला जाएगा। जैसे देखिए वियोजन यहाँ पर टूट रहा है, आगे बताएंगे आखिर सबके बारे में। अभी आप प्रकार देखिए कितने प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है। संयोजन अभिक्रिया देखा आपने, वियोजन अभिक्रिया देखा, उसके बाद देखिए क्या होता है, आगे देखिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होता है, फिर जाके द्विविस्थापन अभिक्रिया आप देखेंगे, और उष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग देखेंगे, फिर उष्मा शोषी अभिक्रिया देखेंगे, फिर जाके हम लोग देखेंगे उपचयन अभिक्रिया देखेंगे, अपचयन अभिक्रिया देखेंगे, और लास्ट में क्या देखेंगे हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया देखेंगे। इतने अभिक्रिया हम लोगों को आज के वीडियो में कंप्लीट करना है ताकि टोटल का टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ये पूरे के पूरे चैप्टर में यही हम लोग को 10 अभिक्रिया पढ़ने का जरूरत है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर बात को, देखिए क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या बनता हो, एक नया प्रोडक्ट बनता है, इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए ए और बी मिलकर क्या बना, ए बी, तो यहाँ पर संयोजन होता है। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण, जैसे CaO। हम, मेरा प्रश्न ये है कि CaO किसका फॉर्मूला है, ये चूना का फॉर्मूला। क्या है, चूना। चूना में देखिए जल डाल रहे हैं, H2O जल। जब चूना में जल डालते हैं तो कली चूना का निर्माण होता है। यहाँ पर दो या दो से अधिक आपस में मिलने के बाद एक नया बन रहा है, दोनों मिलके एक बन रहा है। यहाँ पर भी दोनों मिलने के बाद एक बन गया, तो ये जुड़ रहा है, क्या हुआ, जुड़ा। तो जुड़ेगा तो संयोजन कहलाएगा। कॉम्बिनेशन हो रहा है, जुड़ना को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया तो आप लोग क्या करें, लाइक कर दे जरूर। ठीक है, चलिए वियोजन देखते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं। ठीक है, वियोजन क्या है, एक पदार्थ है और टूट कर दो बन जाए। एक पदार्थ हो, टूट कर कितना बन जाए, दो बन जाए, या दो से ज्यादा भी बन सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। जैसे मान लो ए बी है और किसी से रिएक्शन करवाएं, हीट के, चाहे वो कुछ किसी तरह से, और टूट के दो बन जाए, ए बी, ए और बी अलग अलग निकल जाए, तो वहां पर टूटा ना, है ना, रिलेशन अगर टूट गया तो क्या कहा गया, वियोजन। और रिलेशन आपस में मिलने के बाद एक पति पत्नी का रिश्ता बन गया, वो संयोजन हुआ। क्लियर बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे कि वियोजन का भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे देखे वियोजन का क्या प्रकार है, तो वियोजन का मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, तो सबसे पहले देखिए क्या, तापीय वियोजन। क्यों, क्योंकि तोड़ने का जो है 3 विधि है, चाहे उसको हम गर्म करके भी तोड़ सकते हैं, है ना, प्रकाश दे के भी तोड़ सकते हैं, करेंट दे के भी हम लोग तोड़ सकते हैं। तो 3 प्रकार होता है तापीय वियोजन, यानी वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसको हम लोग गर्म करके तोड़े। क्या करें हम लोग, गर्म करके अगर तोड़ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं तापीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए FeSO4। ठीक है, इसको जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे, हीट करेंगे, इसको जैसे ही गर्म करेंगे तो Fe2O3 प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज हो रहा है। क्लियर बात को, तो 3 गो पदार्थ में बना, तो टूटा ना, एक पदार्थ टूट के तो 2-3 गो बन जा रहा है, तो ये कहलाएगा तापीय वियोजन अभिक्रिया। आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, विद्युत अपघटनी वियोजन, मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करे और टूट जाए वो। जैसे देखिए यहाँ पर जल है, जल में जैसे ही करंट प्रवाहित करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग गैस निकलने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी वियोजन हो रहा है, लेकिन किससे हो रहा है, धारा से, इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट से जल टूट कर हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो रहा है। आगे याद रखिएगा। ठीक है, देखिए प्रकाशीय अपघटनी वियोजन ये क्या है, अगर हम कोई पदार्थ को अगर सूर्य के प्रकाश में रख दे और वो टूट कर 2 गो बन जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रकाशीय अपघटनी वियोजन। प्रकाश के उपस्थिति में ये कांड होता है। जैसे मान लीजिए देखिए ये AgCl है, अगर इसको हम जैसे ही धूप में रखेंगे तो Ag अलग Cl अलग हो जा रहा है, या चाहे AgBr है, इसको भी धूप में रखने पर Ag अलग और Br अलग हो जा रहा है। तो याद रखिए वियोजन अभिक्रिया का कितना प्रकार है, 3 प्रकार।
आप किसी को कैसे तोड़ोगे? 3 तरीका से तोड़ सकते हैं। पहला गर्म करके, दूसरा करंट देके, और तीसरा आप प्रकाश के उपस्थिति में रखकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे क्या, विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन, जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर बात को? विस्थापन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि कोई अधिक क्रियाशील तत्व, कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। अब गौर से देखिए ये वाला चार्ट को, देखिए क्या लिखे हम लोग, ए और बीसी। ए जो है एक अलग तत्व है और बीसी एक अलग यौगिक है, दोनों को आपस में रिएक्शन किए। तो पता यह चला कि इसमें जो है, इसमें जो आपका जो है, ये दोनों, ये तीनों जैसे यौगिक है तो इसमें दो पदार्थ मिलकर बना है, तो ये तीनों में से ए मजबूत था और बी को हटाकर ए खुद आ गया उसी के पास। बी को हटाकर ए खुद आ गया किसके पास? सी के पास। तो यहां क्या पता चला, अधिक क्रियाशील जो तत्व है कम क्रियाशील वाले को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, हटा दिया उसको ना। तो यहां से देखो बी को हटा दिया, अलग कर दिया, हट जाओ भाई तुम, है ना। मतलब देखो, ये मान लो ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है, आपस में है, लेकिन एक नया बंदा आता है इसके लाइफ में और ये क्या करता है, इसके वाले को हटाकर ये खुद एंट्री मार लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया हो गया, उस वाले बॉयफ्रेंड को विस्थापित कर दिया, हट जाओ भाई, ठीक है, अब ये मेरी है। ठीक है, और ऐसा ही होता है, एक रिलेशनशिप के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति आता है और आपके रिलेशनशिप को चौपट करके चला जाता है। तो ये सब फेरा में आप बिल्कुल ना रहें। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखो, एक आयरन है और यहाँ एक कॉपर सल्फेट का विलयन है। जैसे ये दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या हो जाता है कि कॉपर तो बोलता है भाई तुम साइड हट जाओ, क्योंकि तुमसे पावरफुल आयरन है। आयरन अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व होता है, इसीलिए कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और आयरन खुद जाके सल्फेट के पास क्या हो जाता है, बैठ जाता है। समझ में आ रहा बात को, कि विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? एक को हटाकर खुद आपस में वहां पर आकर बैठ जाना। जैसे आप जिंक देखिए और यहाँ H2SO4 है, तो जिंक क्या कर रही है, हाइड्रोजन को हटा दे रहा है, हाइड्रोजन को हटाकर जिंक खुद आके यहाँ पर बैठ जा रहा है। तो यह क्या अभिक्रिया हुआ, विस्थापन अभिक्रिया हुआ, यानी तुमको हटाकर खुद वो बैठ जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें तो सिंगल आदमी आकर बैठ रहा था, इसमें क्या होगा, दोनों आपस में आदान प्रदान करेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, दो यौगिक आपस में आयन का आदान प्रदान करके एक नया यौगिक बना ले। ठीक है, जैसे देख लो, एक ए बी एक यौगिक है, सी डी भी एक यौगिक है। जब दोनों को रिएक्शन करें तो क्या कर रहा है, ए भाई साहब तुम क्या करो कि तुम अपना डी मुझे दे दो और तुम मेरा बी तुम ले लो। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, अभी देखो ए बी अलग अलग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और सी डी अलग अलग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने गर्लफ्रेंड को चेंज किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, चेंज किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर दोनों चेंज कर रहा है, ये भी उसके पास भेज रहा है और वो भी उसके पास भेज रहा है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो आप इसको ज्यादा माइंड पे मत लो। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों आपस में अदल बदल कर रहा है। ये ए बी क्या बोल रहा है, एक काम करो तुम मेरा बी ले लो, और सी डी क्या बोल रहा है, एक काम करो तुम मेरा डी ले लो। बोला ठीक है, डील फाइनल है, और यहाँ पर क्या किया, दोनों विस्थापित हो गया। तो ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर बात को? जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो Na2SO4 है और BaCl2 है। आगे यहाँ पर हो क्या रहा है, Na2 जो है, देखिए यहाँ पर, यहाँ Ba क्या हो जाता है, SO4 के पास चला जा रहा है, और Na किसके पास चला जा रहा है, Cl के पास चला जा रहा है। समझ में आ रहा बात को, दोनों विस्थापित हो रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे है हम लोगों का उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी। मान लो कोई रिएक्शन कर रहे हैं और उसमें हीट उत्पन्न हो रहा है, तो उष्माक्षेपी है, और हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उष्माशोषी कहलाएगा। इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उत्पाद के साथ साथ क्या हो,
प्रोडक्ट बने, ए और बी मिलने के बाद नया प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ क्या हो रहा है, हीट भी उत्पन्न हो रहा है। तो जब हीट उत्पन्न हो जाएगा तो उसका क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जस्ट एक उल्टा होता है उष्माशोषी, क्या होता है, उष्माशोषी। ए और बी दोनों आपस में मिलाने के बाद इसका जो टेम्परेचर उससे भी टेम्परेचर लो हो जाए, उससे भी टेम्परेचर क्या हो जाए, लो हो जाए, अर्थात क्या, उष्मा का शोषण हो जाए। उष्मा का जब शोषण होता है तो उसको कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वन शॉट है, कम टाइमों में हम लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात ही हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू से इस पूरे चैप्टर को डील करवाएंगे, और आपको मॉडल से करवाया जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या, आगे है हम लोगों का उपचयन अभिक्रिया। उपचयन जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग का मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन अगर बढ़ेगा तो उपचयन कराएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, या चाहे हाइड्रोजन घटेगा तो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। और इलेक्ट्रॉन का ह्रास होना, इलेक्ट्रॉन का ह्रास होना, इसको कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग अपचयन अभिक्रिया। अपचयन में जस्ट उल्टा होता है, वहां पर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास होगा। वहां पर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का योग होगा, ठीक है। वहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी योग करेगा, बढ़ेगा। इसको कहते हैं हम लोग रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर बात को, आगे देखते हैं। जैसे मान लो ये, ठीक है, अभी यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है कि CuO है और प्लस में H2 है, तो गौर से देखेंगे कि U से ऑक्सीजन हट गया, यू से क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। देखिए यहाँ पर, तो Cu जो था, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, इसलिए ये कहला गया क्या, अपचयन कहलाया गया। मतलब यहाँ पर कॉपर का अपचयन हुआ, कॉपर का क्या हुआ, अपचयन हुआ। लेकिन गौर से देखेंगे जो हाइड्रोजन यहाँ पर था, अब हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन था नहीं, लेकिन ऑक्सीजन वहां पर आ गया, ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, उपचयन हुआ, यानी ऑक्सीजन का योग हुआ। क्लियर बात को, आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, संक्षारण। क्या है, संक्षारण। और देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया एक लास्ट बचा हुआ था। रेडॉक्स में कुछ नहीं होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होता है, तो उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इस चीज को ज्यादा हेडेक नहीं करना आप लोग को, बहुत ही आसान था। अभी हम लोग देखेंगे क्या, कि रासायनिक अभिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। मान ले रासायनिक अभिक्रिया की है, लेकिन इससे क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे मान लेते हैं संक्षारण, ठीक है। संक्षारण क्या है, तो देखिए, धातु का धातुओं का वायु, नमी या अम्ल के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होना, मतलब संक्षारित हो गया, वो क्या हो गया, संक्षारित हो गया, उसी को तो हम लोग कहते हैं संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण। जैसे मान लो लोहा पे जंग लग रहा है, तो लोहा पे जो जंग लग रहा है तो वो एक संक्षारण का उदाहरण है, क्योंकि संक्षारित हो गया, ठीक है। या तांबे पे हरे रंग का परत जम रहा है, तो वो भी क्या है, तांबा संक्षारित हो रहा है, मतलब उस पे जंग लग रहा है। आगे देखें हम लोग, और क्या होता है इसका, और क्या प्रभाव पड़ता है, विकृत गंधिता, ठीक है। विकृत गंधिता क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों का वायु के संपर्क में आकर बासी हो जाना, क्या हो जाना, बासी हो जाना, वो कहलाता है विकृत गंधिता, यानी सड़ जाना। जैसे मान लो रोटी रखे हैं, रोटी रात में रखे हैं, दिन भर रहा, 2 दिन तक रहा, तो रोटी में क्या होता है, फफूंद पड़ जाता है, तो वो विकृत गंधिता होता है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे मान लो इसको रोकने का क्या क्या उपाय हो सकता है, विकृत गंधिता को रोकने का क्या क्या उपाय हो सकता है, तो उपाय क्या है, पहला नंबर, वायु रोधी बर्तन में रखें, वैसा बर्तन का यूज करें जिसमें हवा ना एंट्री करता हो। अगर हवा एंट्री नहीं करेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा तो वो सड़ेगा गलेगा नहीं, ठीक है। और क्या विधि है, और क्या है, नाइट्रोजन जैसे अक्रिय गैस से भर दो उसको। जैसे मान लो चिप्स है, चिप्स देखो सालों भर तक रहता है, फिर भी वो चिप्स क्या होता है, एकदम कुरकुरा लगता है,
लगता है कि अभी अभी छना छना कर निकला हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के जगह पे नाइट्रोजन भर दिया गया है। और नाइट्रोजन भरने के बाद क्या होता है, उसको पैक कर दिया जाता है ताकि हवा से रिएक्शन ना करे। और हवा से रिएक्शन नहीं करेगा तो बासी होगा ही नहीं, सेमाएगा ही नहीं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे देखो ऑक्सीकरण रोधी, अगर ऑक्सीकरण रोधी मिला दे, कुछ ऐसा पदार्थ है जिसमें हम उसके ऊपर में लेप कर दिए और ऑक्सीजन से रिएक्शन ही ना करे। जैसे मान लो कि अगर कोई वस्तु है, उसको हम लोग क्या जंग से बचाना चाहते हैं, तो उस पे जस्ता का पॉलिश कर दो। ठीक है, जस्ता का पॉलिश कर देंगे, उससे भी ऑक्सीजन क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, तो उससे भी बचा बचा जा सकता है, संचारित होने से बचा जा सकता है। क्लियर बात को? तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ विकृत गंधिता का, इसमें खाने पीने वाला पदार्थ का यहाँ पर बात होगा। ठीक है, मान लिया जाए जैसे कि एल्युमिनियम फॉइल में हम लोग को देता है करके, ताकि क्या जल्दी वो खराब ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लो रेफ्रिजरेटर में खाना रख दो, कोई खाना है लेकिन क्या करते हैं हम लोग उसको फ्रीज में रख दिए। फ्रीज में रखने के बाद क्या हो जाता है, वहां पर ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाता है। ऑक्सीजन जब प्रवेश नहीं कर पाती है, जिससे क्या हो जाता है, वो खाना लंबे समय तक अच्छा रहता है, बना हुआ रहता है। क्लियर बात को? तो ये सारे पॉइंट क्या था, आपका चैप्टर 1 में है, और चैप्टर 1 में इतना ही पॉइंट है, इससे ज्यादा पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से दोबारा वीडियो देखें, ताकि आपका माइंडसेट पूरा क्लियर हो जाए। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वो भी चैप्टर 2 के साथ। लेकिन इससे पहले इस चैप्टर का हम लोग करेंगे रैपिड फायर, अर्थात एमसीक्यू। एमसीक्यू करने के बाद आपको हम मॉडल सेट करवाएंगे, फिर पीवाईक्यू करवाएंगे, बहुत सारे चीजें करवाएंगे, ताकि आपका इस चैप्टर से कोई भी बोर्ड का एग्जामिनर जो है इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता है, पूछे ही नहीं। टोटल का टोटल आंसर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।